नमस्कार दोस्तों। जब रशिया ने 5th जनरेशन का सुपर मैन्यूवरेबिलिटी वाला Su-47 फाइटर जेट बना लिया था, तो फिर क्या वजह थी कि इस प्रोजेक्ट को बंद करना पड़ा? क्या भारत के पास इस तरह की न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स हैं जो चाइनीज नेवी का मुकाबला कर सकें? ये सारी डिटेल्स जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित और मैं स्वागत करता हूं आपका अमित अपडेट्स चैनल पर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अबू सालेम जी का सवाल है कि रशियन Su-47 बरकुट क्यों फेल हो गया? सुखोई Su-47 बरकुट एक ट्विन इंजन सुपरसोनिक फाइटर जेट है जिसकी खास बात थी सामने की तरफ मुड़ी हुई विंग्स, यानी यह एक फॉरवर्ड स्वेप्ट विंग डिजाइन का फाइटर जेट है जिसमें कनार्ड विंग्स को भी लगाया गया था। Su-47 का फ्रंटल रडार क्रॉस सेक्शन काफी कम था और इसमें मिसाइल्स के लिए अमेरिकी F-35 की तरह इंटरनल बे भी मौजूद थी, यानी आप कह सकते हैं कि इसे रशिया के द्वारा एक 5th जनरेशन का फाइटर जेट बनाने की कोशिश की गई थी। इसके स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो यह एक हैवीवेट कैटेगरी का फाइटर जेट बनाया गया था। इसमें दो सोलोविव D30 इंजन लगाए गए थे जिसमें हर एक इंजन 153 किलो न्यूटन तक की मैक्सिमम थ्रस्ट को जनरेट कर सकता था। टोटल 306 किलो न्यूटन थ्रस्ट के साथ यह एक बेहद पावरफुल फाइटर जेट था। इसकी मैक्सिमम स्पीड 2200 किलोमीटर पर आवर थी और इसकी रेंज 3300 किलोमीटर तक थी। Su-47 59,000 फीट तक की ऊंचाई पर भी जा सकता था और इसमें लगभग 10,000 किलोग्राम की मिसाइल्स को कैरी करने की कैपेबिलिटी थी। Su-47 के खास फीचर्स की बात करें तो यह कम स्पीड पर भी बेहद कॉम्प्लेक्स मैन्यूवर्स कर सकता था, यानी इसे नजदीक की लड़ाई यानी डॉग फाइट में हराना बेहद ही मुश्किल था। इसमें दो अलग अलग साइज के टेल बूम्स लगाए गए थे, जिसमें लेफ्ट साइड का टेल बूम दुश्मन की तरफ से आ रही मिसाइल्स को जैम या मिस डायरेक्ट करने वाला इलेक्ट्रॉनिक काउंटरमेजर सिस्टम है, तो वहीं राइट साइड का टेल बूम रियर फेसिंग रडार है जिससे इस जेट के पायलट को अच्छी सिचुएशनल अवेयरनेस मिलती थी। इसकी बेहद खास बात यह थी कि यह काफी हाई एंगल ऑफ अटैक पर भी स्टॉल नहीं होता था और आसानी से दुश्मन के फाइटर जेट पर मुश्किल एंगल से भी मिसाइल्स को लॉन्च कर सकता था। इसका डिजाइन इतना खास था कि एयर ड्रैग कम रहता था, जिस वजह से इसकी रेंज भी अच्छी खासी रहती थी। Su-47 शॉर्टर रनवे से भी टेक ऑफ कर सकते थे। बाद में Su-47 में 3D थ्रस्ट वेक्टरिंग टेक्नोलॉजी लगाकर इसे और भी ज्यादा मैन्यूवरिंग बनाने का प्लान था, लेकिन रशिया के पास मनी प्रॉब्लम होने के कारण इस टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर प्रोटोटाइप जेट को ज्यादा फंडिंग नहीं मिल पाई और फाइनली इस प्रोजेक्ट को बंद ही करना पड़ा। दोस्तों, अमेरिका X-29 के रूप में काफी पहले ही फॉरवर्ड स्वेप्ट विंग वाला फाइटर जेट बना चुका था। रशिया इस यूनिक टेक्नोलॉजी में पीछे नहीं रहना चाहता था, इसीलिए इस तरह के यूनिक डिजाइन पर काम करते हुए Su-47 जेट बनाया गया। इसको डिजाइन के लिहाज से काफी स्टेल्थी बनाया और इसमें मिसाइल्स के लिए इंटरनल बे भी बनाई गई। Su-47 प्रोजेक्ट को बंद करने के पीछे एक बड़ी वजह थी इसकी विंग्स पर पड़ने वाला स्ट्रेस, जिससे विंग्स क्रैक डेवलप कर सकती थी, यानी यह जेट एक सर्विस नाइटमेयर साबित होने वाला था। इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट बेहद ज्यादा रहती। छोटी मोटी हिट यानी बुलेट के अटैक्स भी इस सेंसिटिव एरोडायनेमिक डिजाइन वाले जेट को बुरी तरह से खराब करके इसके क्रैश होने का कारण बन सकते थे। रशिया ने इस फाइटर जेट से काफी उम्मीदें रखी थी, लेकिन Su-47 नॉर्मल डिजाइन वाले जेट्स के मुकाबले कोई खास रियल एडवांटेज ऑफर नहीं कर पाया। ना ही इसकी स्पीड बहुत ज्यादा थी, ना ही यह ट्रेडिशनल डिजाइन वाले जेट से ज्यादा पेलोड ले जा सकता था। ऊपर से इसको बार बार रिपेयर करने का खर्चा अलग से। Su-47 की सबसे खास बात थी इसकी मैन्यूवरेबिलिटी। यह बाकी फाइटर जेट से ज्यादा एजाइल था, ज्यादा तेज मोड ले सकता था, यहां तक कि यह जेट उन मैन्यूवर्स को भी कर पा रहा था जो सिर्फ थ्रस्ट वेक्टरिंग टेक्नोलॉजी वाले इंजन से लेस फाइटर जेट से ही पॉसिबल थे। अगर वाकई Su-47 में 3D थ्रस्ट वेक्टरिंग वाले इंजन नोजल्स लगाए जाते तो फिर तो मैन्यूवरेबिलिटी में कोई अमेरिकन फाइटर जेट इनके आसपास भी नहीं पहुंच पाता। अब सवाल उठता है कि क्या Su-47 बरकुट एक फेलियर था? तो जवाब है हां भी और नहीं भी। नहीं इसलिए क्योंकि इससे जो एक्सीलेंट मैन्यूवरेबिलिटी की उम्मीद थी वैसा इसने परफॉर्म करके दिखाया।
लेकिन ये फील्ड प्रोजेक्ट भी रहा है, क्योंकि इसी मैन्यूवरेबिलिटी के बदले इसकी विंग्स को बार बार बदलना पड़ता, जो इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट को बहुत ही ज्यादा बढ़ा देते। साथ ही अगर हवा में उड़ते हुए यानी मिड एयर ही इसकी विंग्स में इशू आ जाए तो जेट के क्रैश होने का बहुत बड़ा खतरा रहता है। लेकिन दोस्तों, इस जेट के डिजाइनर्स को इस मेंटेनेंस वाले इशू का पहले से ही पता था। समस्या यह थी कि उस समय इस तरह के हल्के, थोड़े फ्लेक्सिबल और सुपर स्ट्रॉन्ग एलॉय डिस्कवर ही नहीं हुए थे जो विंग्स के डैमेज होने की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाते। वैसे भी रशियन गवर्नमेंट के पास फंड्स की कमी थी, इसलिए इस तरह के एलॉयज को समय रहते डेवलप भी नहीं किया जा सका। तो कुल मिलाकर कहें तो Su-47 बरक्यूट प्रोटोटाइप एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट था जो दूसरे फैक्टर्स की वजह से बंद करना पड़ा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। शुभाजीत जी का सवाल इंडिया की एटॉमिक पावर्ड सबमरीन्स को लेकर है। सबमरीन्स बेहद अहम और सबसे महंगे नेवल एसेट्स में से एक हैं। न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन से भारत को न्यूक्लियर सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी मिली हुई है, यानी अगर भारत पर पहले न्यूक्लियर अटैक कर भी दिया जाए तो भी भारत अपनी पानी में छुपी हुई न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन से न्यूक्लियर पेलोड वाली मिसाइल्स दुश्मन पर लॉन्च कर सकता है। सबमरीन्स मुख्य तौर पर दो तरह की होती हैं। एक है ट्रेडिशनल डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन जो ज्यादातर 2000 से 3000 टन डिस्प्लेसमेंट वाली होती हैं। इन्हें कुछ दिनों के इंटरवल पर पानी से ऊपर आकर अपनी बैटरीज को चार्ज करना पड़ता है। इसी दौरान इन्हें आसानी से ट्रैक किया जा सकता है। भारत के पास इस समय 16 ऐसी डीजल इलेक्ट्रिक अटैक सबमरीन्स हैं। पिछले दिनों ही स्कॉर्पियन क्लास की 5वीं सबमरीन INS वैगिर को इंडियन नेवी में शामिल किया गया है। DRDO की तरफ से फ्यूल सेल बेस्ड एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम भी तैयार कर लिया गया है, जिसकी सहायता से डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स भी काफी लंबे समय तक पानी के नीचे रह सकेंगी। अब बात करते हैं भारत की ज्यादा पावरफुल और खास न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स की। इस समय भारत के पास INS अरिहंत और INS अरिघाट के रूप में दो ऑपरेशनल न्यूक्लियर फ्यूल से चलने वाली अनलिमिटेड रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन्स हैं। INS अरिहंत 6000 टन डिस्प्लेसमेंट रखती है। इसकी लंबाई 111 मीटर है और यह 300 मीटर की गहराई में भी ऑपरेट कर सकती है। INS अरिघाट इससे ज्यादा बड़ी है और यह 7000 टन का डिस्प्लेसमेंट रखती है। इन सबमरीन से टोटल 12 K-15 मिसाइल्स को लॉन्च किया जा सकता है, जिनकी रेंज 750 किलोमीटर तक है। साथ ही इनसे 3500 किलोमीटर रेंज वाली 4 K-4 मिसाइल्स भी लॉन्च की जा सकती हैं, जो 2 टन के न्यूक्लियर वॉरहेड को दुश्मन के इलाके तक ले जा सकती हैं। ये न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स 44 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से पानी के अंदर आगे बढ़ सकती हैं। इनमें 6 टॉर्पीडो ट्यूब्स लगी हुई हैं, जहां से दुश्मन की सबमरीन्स और नेवल शिप्स पर हैवीवेट कैटेगरी के पावरफुल टॉर्पीडोस लॉन्च किए जा सकते हैं। भारत इसी तरह की 2 और न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स बना रहा है। इनमें से एक INS अरिधमान के ट्रायल्स चल रहे हैं और यह भी जल्दी ही इंडियन नेवी में शामिल हो जाएगी। एक और सबमरीन की असेंबली एडवांस्ड स्टेज पर पहुंच चुकी है। जल्दी ही इसके भी सी ट्रायल शुरू हो जाएंगे। ये दोनों सबमरीन्स 7000 टन से ज्यादा की डिस्प्लेसमेंट वाली हैं। इन 4 न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स के अलावा भारत जल्दी ही रशिया से भी अकूला क्लास की 12000 टन डिस्प्लेसमेंट वाली सबमरीन को 10 वर्षों की लीज पर लेने वाला है। दोस्तों, ये सभी सबमरीन्स इंडियन नेवी को ये कैपेबिलिटी प्रदान करती हैं कि वह चाइनीज नेवी को इंडियन ओशन में किसी भी हालत में जीतने ना दें। दोस्तों, ये थे आपके कुछ सवाल जिनके सटीक फैक्ट बेस्ड जवाब तलाशने के लिए मैंने जितना हो सका उतनी रिसर्च की। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।